तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे छात्रों, आज की क्लास जो होगी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जो कि इसमें हम लोग पढ़ लिए थे चैप्टर 2 नंबर, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं कंटिन्यू क्लास को और विधिवत तरीके से पढ़ते हैं धातु और अधातु के बारे में। आप लोग जानते होंगे, आप लोग पीछे भी बहुत सारे धातु और अधातु के बारे में जाने होंगे और जानते भी होंगे। ये कोई सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये चैप्टर है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं धातु और अधातु। धातु को इंग्लिश में हम लोग मेटल कहते हैं और हिंदी अधातु को नॉन मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को फिर बता दें कि आप लोग वीडियो को अगर नए हैं वीडियो पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू आपका क्लास पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लगातार आपका क्लास हो रहा है और लगातार आपको सारी नोट्स एक जगह मिलेगा। ठीक, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू क्लास को आज। चलिए सबसे पहले आप लोग समझ गए कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। धातु अधातु के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कभी कभी सोना का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चांदी का नाम अच्छी तरह से जानते हैं, लोहा का नाम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें धातु हैं। ठीक है, और उसी तरह अधातु का भी नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह आगे पढ़ेंगे हम लोग तो मिश्र धातु के भी नाम अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। हम जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल देंगे उस तरह से आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात आती है बाबू धातु की। हम लोग आज की क्लास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे धातु से। ये धातु का होता है, तो आप लोग को बताएं कि धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं और हिंदी में हम लोग अधातु को धातु कहते हैं, और वह उसी तरह अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं और हिंदी में अधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आज की पहला टॉपिक है धातु के बारे में, यानी कि मेटल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है धातु की परिभाषा क्या होती है। धातु की परिभाषा जानेंगे, और धातु की परिभाषा के साथ साथ उसके कौन कौन से गुण होते हैं जो धातु की कैटेगरी में उसको लाते हैं, और अधातु के कौन कौन से गुण हैं जो कि धातु से अलग कर देते हैं। ठीक, चलिए तो धातु कह रहा है कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं धातु कहलाते हैं। इसका एक परिभाषा हम लोग का लिखेंगे। धातु का परिभाषा अगर लिखना होगा तो हम लोग इस तरह लिखेंगे कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, चालन होता है, और आघातवर्ध होता है तथा तन्य होता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं बाबू, धातु के नाम से जानते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो ऊष्मा का चालन कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह हो, जिससे ऊष्मा, अगर मोटे मोटे शब्दों में हम कहें तो जिससे ऊष्मा का हो, प्रवाहित हो। जैसे मान लेते हैं कि तार हो गया, तो तार से ऊष्मा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी ना हम लोग बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित ना हो तो हम इस तरह के कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि वैसा चीज़ जिसमें विद्युत धारा का हो, प्रवाह करें। और दूसरा होता है आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब कोई भी चीज़, मान लेते हैं कि धातु है, तो कोई भी चीज़ पीटने के बाद वो लंबा होते चला जाए, लंबा होते चला जाए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि तांबा का तार आप लोग बहुत लंबे लंबे तार देखे होंगे। ठीक है, एल्युमिनियम के तार बहुत लंबे लंबे देखे होंगे, जिसका उपयोग आप लोग अपने घरों में, अपने आसपास में भी बहुत अच्छी तरह से देखे होंगे। ठीक, उसी तरह से तन्य की बात किया जाए तो तन्य भी एकदम पतला यही होता है, यानी कि धातु के बारे में। और चलिए इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे इसके गुणों को देख के लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए धातु क्या होता है और धातु में कौन कौन से गुणें पाई जाती हैं। अब एक एक गुणों को हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से गुण हैं जो धातु में धातु को धातु बनाने से रखता है, यानी कि धातु को धातु कैटेगरी में रखता है, और वो कौन से गुण आएगा जो धातु को धातु से अलग करके अधातु की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे धातु के भौतिक गुण। धातु के बाबू भौतिक गुण, तो पहला इसका भौतिक गुण क्या है, तो पहला है चमक, यानी कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होगी। धातु में क्या होगी, एक विशेष प्रकार की चमक होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। धातु में प्रायः चमक पाई जाती है। अगर कोई भी चीज़ चमक रही है तो हम कह सकते हैं कि वो धातु है, लेकिन वो चमक से ही हम नहीं कह सकते हैं कि खाली धातु है, उसमें और सारे गुणों को होना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले चमक देखेंगे कि चमक जिसमें हो उसको धातु की कैटेगरी में हम डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे में एग्जाम्पल में हम ले लिए कि एल्युमिनियम ले लिए, जिंक ले लिए, इसके बाद मैग्नीशियम ले लिए, इसी के बाद कॉपर ले लिए, एऊ ले लिए।
यानी कि इन सारी चीज़ों को, ये चार चीज़ें हैं, इसको सफ़ेद धातु के नाम से हम लोग को जानते हैं। एल्युमिनियम हो गया, ए हो गया, एल हो गया, जेड हो गया, एम हो गया, एल हो गया, ये क्या है, एजिक मतलब सिल्वर होता है, चांदी होता है। ये सारी चीज़ें सफ़ेद धातु के। आप लोग जानते हैं कि चांदी किस तरह का होता है, सफ़ेद होता है। एल्युमिनियम का तार आप लोग देखे होंगे, एल्युमिनियम का तार आपके घरों में उपयोग हो रहा होगा, तो एल्युमिनियम का तार भी देखे होंगे कि वाइट होता है, तो उसे क्या कहेंगे बाबू, धातु कहेंगे। इसके बाद आप लोग जिंक भी देखे होंगे कि जिंक का भी होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एजी हो गया। एजी का मतलब चांदी हो गया। इसे हम लोग सफ़ेद धातु के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एव को देखते हैं। एव को भी हम लोग पीला धातु के उसी तरह से जानते हैं। एव को किस नाम से जानते हैं, पीला, यानी कि पीला धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। जिस तरह से ये सब वाइट होता है, उजला होता है, उसी तरह एव भी पीला होता है। इसी तरह शिव का मतलब भी क्या होता है, लाल या भूरा इसका रंग होता है, लाल या भूरा के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि इस तरह ये धातु में, शिव में जो कि कॉपर है, उसमें क्या पाएगा, लाल होगा, नहीं तो भूरा होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग तन्यता के आधार पर धातु को समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कठोरता के आधार पर। दूसरा क्या है बाबू, कठोरता। तो कठोरता यानी कि कहने का मतलब कि धातु होगा जो कठोर होगा, ठीक है। एक होता है मुलायम और दूसरा होता है कठोर। तो धातु क्या होगा, कठोर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि धातु प्रायः कठोर होती हैं। धातुएं प्रायः क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लोहा को आप लोग देखे होंगे, लोहा भी एक प्रकार का धातु है जो कि बहुत ही कठोर होता है। आप लोग अपने हाथों से उसको नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि धातु रहते हुए भी बहुत कठोर होता है। उसी तरह तांबा, उसी तरह एल्युमिनियम होता है जो कि बहुत ही कठोर होता है, वो मुलायम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें का होगा, धातु होगा। चलिए, अब अगला देखते हैं आघातवर्ध। आघातवर्ध के बारे में भी हम पीछे चर्चा किए हैं कि आघातवर्ध क्या होता है। तो आघातवर्ध का मतलब होता है क्या बाबू, कि धातुओं को पीट कर पतला चादर बनाया जा सके, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि धातु को पीट कर बहुत सारे वस्तुओं को बनाया जा सकता है। तो धातु ही ऐसा है जो कि पीट कर लंबा कर सकते हैं हम लोग। अगर धातु नहीं है तो उसको पीट कर लंबा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जाने कि कठोरता भी होता है और आघातवर्ध भी होता है, और एक का समझे कि धातु में भी विशेष प्रकार की चमक भी होती है, ठीक है। अगर आघातवर्ध की बात किया जाए तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कि सोना को भी हम लोग एकदम पतला पीट कर और एक बहुत सारी आभूषण को क्या कर देते हैं, रूप देते हैं, यानी कि बहुत सारे आभूषण उससे तैयार होता है। तो धातु भी इसको क्या किया जाता है, पीट कर एक से एक आभूषण तैयार होता है। उसी तरह चांदी को यानी कि पतला करके, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो वीडियो में देख लीजिएगा, एकदम पतला करके कोई भी चीज़ आभूषण बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि धातु है, यानी कि उसको बहुत पीट के क्या बनाया जाता है, चादर टाइप का बना दिया जाता है। उसी तरह तांबा है, उसी तरह से लोहा है। लोहा भी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है लोहा से। तो आप लोग देखे होंगे कि लोहा, क्योंकि लोहा तो आपके घरों में, हर एक घरों में मिलेगा, तो लोहा भी आपको बहुत सारे लोहा की वस्तुएं मिलेगी जो कि बहुत बड़ा होगा। तो छोटा लोहा से बड़ा वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसको चादर टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से चादर कहने का मतलब, जिस तरह बक्सा देखे होंगे आप लोग, बक्सा गोदरेज देखे होंगे आप लोग, इस तरह से चादर के कोई भी चीज़ वस्तु का निर्माण हो जाता है। तो आघातवर्ध का मतलब वही होता है कि जिसको पीट कर का किया जा सके, लंबा किया जा सके और चादर की रूप दिया जा सके, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं तन्यता के बारे में। अब तन्य के बारे में भी हम बताए हैं कि तन्य क्या होता है, कि धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसे खींचकर लंबा बनाया जा सके, खींचकर क्या बनाया जा सके, लंबा बनाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तन्य। तन्य का मतलब उसमें ऐसा भी गुण पाया जाएगा जिसको लंबा कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो लोहा है, लोहा को पीटते देखे होंगे आप लोग कि कोई पतला लोहा लीजिए, उसको पीटते हम लोग लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो लोहा में भी एक गुण पाया जाएगा, कौन, लंबा करने वाला है। उसी तरह सोना में पाया जाएगा, चांदी में पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें भी मौजूद रहता है। यानी कि तन्यता का मतलब यही होता है। उसको अब जैसे में हम लिखे हैं कि 1 ग्राम सोना को पीटकर 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, यानी कि एकदम पतला करके हम 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। देखिए इतना सारी उसमें गुण पाए जाते हैं। कोई किस में, सोना में, यानी कि 1 ग्राम का अगर सोना होगा तो उसको पतला करते हम लोग कर सकते हैं कितना, 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। उसी तरह चांदी है, प्लेटिनम के देखिए बाद में अभी चर्चा करेंगे, प्लेटिनम अभी इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद तांबा, और अपवाद में होता है बिस्मथ, जिसको BI से नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसके बारे में, तन्यता के बारे में भी अच्छी तरह से
समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पूरा नोट्स, कंप्लीट नोट्स हम पढ़ाते हैं और कंप्लीट नोट्स आपको क्या होगा, मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है ऊष्मीय चालकता। उसी का गुण है ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता यानी कि धातुएं प्रायः ऊष्मा के चालक होते हैं, जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, सबसे अच्छा चालक होता है। लेड और पारा सबसे कम चालक होता है। यानी कि चालक का मतलब क्या हुआ, अभी अभी पीछे में चर्चा की हम लोग, चालक के मतलब कि जिसमें विद्युत धारा अच्छे तरह से प्रवाहित हो। तो देखिए, अगर विद्युत धारा सबसे अच्छे प्रवाहित की बात की जाए तो चांदी में सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, सबसे अधिक अगर बात की जाए तो चांदी में, यानी कि चांदी से हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो बहुत अच्छा विद्युत मिलेगा हमको। उसी तरह लेड है और पारा है जो कि सबसे कम देता है। आप लोग देखे होंगे कि लेड में हम लोग बिजली का तार चाहे कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें नहीं होता है, तो वही होता है कि नहीं के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है। ठीक है, तो यही है कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत का सुचालक होती हैं या चालक होती हैं। ठीक, जैसे में चांदी सबसे अच्छा चालक है और तांबा। आप लोग घर में देखे होंगे, आप लोग अर्थिंग में देखे होंगे कि आपके घर में अर्थिंग लगाया जाता है तो तांबा का लगाया जाता है, ताकि अच्छा से अच्छा विद्युत हमको क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए। आइए अब आगे देखते हैं विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता भी अभी समझाएं कि धातुएं प्राय विद्युत के चालक होते हैं, जैसे में चांदी हो गया, जिससे धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्वनि के बारे में देखिए। ध्वनि कहने का मतलब हुआ ना कि धातु को पीटेंगे ना तो एक प्रकार का विशेष ध्वनि निकलेगा, यानी कि पीटेंगे तो टन टन। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी स्कूलों में देखे होंगे कि घंटी का प्रयोग होता है, यानी कि मंदिरों में भी घंटी का प्रयोग होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक धातु का बने हुए वस्तु होती है, धातु की बनी हुई वस्तु होती है, जिसको पीटने से हम लोग को एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आवाज़ निकलता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, धातु कहते हैं। तो वही कह रहा है ध्वनि। ध्वनि का मतलब एक विशेष प्रकार का साउंड निकले उससे। तो यह धातु का वैसा गुण होता है जिसमें धातुएं जब कठोर सतह से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वही हुआ, एक तरह का आवाज़ उत्पन्न होता है। तो आप लोग देखते हैं कि हथौड़ी से पीटते हैं उस पर, घंटी पर, तो टन 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 आवाज़ आती है। यानी कि कहने का मतलब कि कठोर धातु से टकराएं और एक विशेष प्रकार की का निकाले, आवाज़ निकाले, तो उसमें भी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग धातु कैटेगरी में भी आप समझ लिए और अच्छे तरह से समझ सकते हैं आप लोग कि कौन कौन से गुण हम चर्चा किए हैं, गुणों के बारे में। इतने चीज़ें रहें तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का धातु है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है ना कि अगला पॉइंट कह रहा है कि धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उसमें ध्वनि गुण उत्पन्न होता है। यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं, यानी कि बांधे नहीं होता है, बंध नहीं होता है, फ्री होते हैं। इसीलिए उसमें क्या होता है, इस तरह का गुण पाया जाता है। कौन वाला गुण? तो ध्वनि गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलनांक को देखते हैं। ये अगला पॉइंट है, गलनांक। गलनांक का मतलब हुआ कि धातुओं के गलनांक प्रायः उच्च होते हैं, जैसे में लिथियम और सोडियम 98 डिग्री। देखिए ये उच्च गलनांक का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो धातु है ना ये तुरंत, यानी कि तुरंत गर्म करेंगे आप लोग तो नहीं पिघल जाएगा, यानी कि पिघलने का ये इसका क्या होता है, क्राइटेरिया होता है जो बहुत हाई होता है। बहुत क्या होता है बाबू? हाई होता है, यानी कि उच्च होता है, तो ये जल्दी नहीं पिघलेगा। मान लेते हैं कि चांदी पहने हैं आप, सोना पहने हैं आप लोग, हल्का सा भी धूप लगे, हल्का से भी आग आँच देखें, आग दिखे तो पिघल जाएगा। तो पिघल जाएगा तो आप लोग का वस्तु खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका गलनांक का होता है बहुत ऊंच होता है, यानी कि आसानी से हम इसको गला नहीं सकते। तो वही कह रहा है, गलनांक का मतलब यही हुआ कि धातुओं का जो गलनांक है, गलने की जो प्रोसेस है वो बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, जिस तरह से लिथियम और सोडियम है जो कि 98 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, गर्म होता है, यानी कि गलता है। उसी तरह पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस पर, उसी तरह गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर, उसी तरह सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक इस सब का होता है। तो आप लोग गलनांक के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिए। ठीक है, चलिए अगले कुछ पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि सीजियम जो है, सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर मात्र से पिघल जाते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि जो ये सीजियम और गैलियम है कि 30 डिग्री पर, आप लोग सोचे हैं कि पीछे में चर्चा भी किए हैं अभी अभी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, ये गर्म होते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग का अभी टेम्परेचर 30 से अधिक है, तो उसको क्या रखेंगे,
30 पर ये गल जाते हैं और इसका टेम्परेचर, हम लोग का वातावरण का टेम्परेचर 30 से अधिक है, तो उसको हथेली पर भी रखेंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा कि एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से तेल उल होता है उसी तरह से वो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हमारे वातावरण का है, तो इसीलिए उस तरह की घटना होती है। आप लोग को उम्मीद है अच्छी तरह से आप लोग अच्छी तरह से इस सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं धातु के जितने भी गुण थे उस सारी धातु के गुण को हम अच्छी तरह से कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे अधातु को। अधातु के गुण देखते हैं। अधातु का मतलब नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है कि वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। वो विद्युत और ऊष्मा का चालन करता था और ये विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता है। साथ ही आघातवर्त एवं तन्य भी नहीं होता है, लेकिन भंगुर होता है। भंगुर का मतलब जो थोड़ा सा पीटने पर टूट जाए, भंगुर का मतलब चूर चूर हो जाए। कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे में शीशा है, शीशा पर थोड़ा सा टच करते हैं हम लोग तो शीशा का होता है चूर चूर हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, अधातु है, ठीक है। जैसे में कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें अधातु हैं, यानी कि धातु के जस्ट अपोजिट होगा। धातु क्या होता था, विद्युत और ऊष्मा का चालक होता था, आघातवर्ध होता था, तन्य होता था। वहीं अधातु की अगर बात किया जाए तो ये विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करेगा और न ही आघातवर्ध होगा और न ही तन्य होगा, ठीक है। ये क्या होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब जो चूर चूर हो जाए या जो टूट जाए, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल इसमें आता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन धातु है और कौन अधातु है, ठीक है। अब तो अभी तो धातु अधातु पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन लिक्विड फॉर्म में होते हुए भी धातु है, कौन कठोर होते हुए भी धातु है। ये सारी चीज़ चर्चा हम लोग इस वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट बाई पार्ट हम लोग सारी चीज़ें धातु अधातु में पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हम वहाँ पर जब आएंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग देख लिए कि अधातु के बारे में, कि अधातु क्या होता है और अधातु का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे में कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि ज्ञात 114 तत्व में 22 तत्व अधातु हैं, यानी कि अभी तक ज्ञात तत्व कितना है, 114 है। अब तो 118 शायद हो गया है, ठीक है। 118 हो गया, तो उसमें 22 को का है, अधातु है, जिनमें 10 ठोस होता है और 1 तत्व होता है और 11 गैस होता है। यानी कि धातु भी ठोस अवस्था में पाया जाएगा, धातु भी द्रव अवस्था में पाया जाएगा और धातु भी क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में पाया जाएगा। तो उसमें से क्या है, 10 गो ठोस अवस्था में अधातु पाया जाता है और 1 तत्व पाया जाता है, एक क्या अवस्था में, द्रव अवस्था में, और 1 का होता है गैस अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरह से पॉइंट को डिनोट कर दीजिए, पॉइंट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि कुछ ठोस अधातु का उदाहरण है। कुछ ठोस क्या है, अधातु हैं। जैसे में कार्बन हो गया, गंधक हो गया, गंधक जिसको सल्फर हो गया, कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, ये क्या है, ये अधातु हैं, ठीक है। लेकिन किस अवस्था में रहते हैं बाबू, तो ठोस अवस्था में ये रहते हैं, ठीक है। हम अभी अभी ने बतलाए हैं कि कुछ धातु ठोस में होगा, कुछ द्रव में होगा और कुछ गैस में होगा। जिस तरह से धातु ठोस द्रव और गैस में होता है, उसी तरह अधातु भी ठोस, द्रव और गैस में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं। द्रव अधातु, यानी कि जो द्रव अवस्था में अधातु पाए जाते हैं वो ब्रोमीन है। और वहीं जो धातु की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होता है बाबू, पारा होता है, जो कि द्रव अवस्था में धातु होता है, और जो द्रव अवस्था में अधातु है वो क्या है, ब्रोमीन है। तो चलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा। अगला की अगर बात की जाए तो गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है, पाए जाने वाले अधातु, जैसे में हाइड्रोजन हो गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी चीज़ें अधातु है, लेकिन किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो चलिए आप लोग उम्मीद है इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए। अब एक और पॉइंट है जो कि क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे और आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लंबा होने से वीडियो आप लोग अच्छे तरह से नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा वीडियो दें और बहुत अच्छा और सटीक कंसेप्ट दें, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट लिखिए कि कार्बन के 2 अपरूप होता है, जिनमें हीरा प्रकृति का सबसे बड़ा
सबसे कठोर पदार्थ है और दूसरा ग्रेफाइट जो कि मुलायम होता है। तो चलिए इसका भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि वीडियो इस धातु अधातु के पार्ट वाइज पार्ट, जिस तरह से और सारे वीडियो पार्ट वाइज पार्ट हम कंप्लीट किए हैं उसी तरह इसको भी पार्ट वाइज पार्ट कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो पार्ट 2 में इसको अभी अच्छी तरह से हम समझाएंगे कि कार्बन के 2 अवरोध किस तरह से होते हैं। तो पहले आप देखें कार्बन के 2 अवरोध कि पहला हीरा होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोग ये सारी चीज़ें जितना भी हम कवर किए हैं धातु और अधातु के बारे में, आप लोग अच्छे तरह से इसके बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है बाबू, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और फिर आपको हम बता दें कि ये नोट्स कंप्लीट नोट्स है जो कि आप लोग कहीं भी रहकर आपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाबू जय हिंद।